प्रकार से उत्तर प्रदेश में बच्चों को बार बार एस्पिरेंट्स को जाके वहाँ प्रोटेस्ट करना पड़ता है। आरओ एआरओ के आज पहली बार नहीं कर रहे हैं, फरवरी में कर चुके हैं। पहले भी इनका एग्जाम कैंसिल हुआ था, पहले भी जिसके लिए कहा गया था हमने आरओ एआरओ की भर्ती कर ली है, लेकिन इससे पहले भी इनका एग्जाम कैंसिल हो चुका है। बटेंगे तो कटेंगे का सही नारे का उपयोग उन्होंने करा है कि अगर हम बट जाते तो ये हमारी सरकार हमारा काट जाती, बिल्कुल। लेकिन वो बटे नहीं, प्रोटेस्ट पे बैठे रहे, विरोध करते रहे, तो आज सरकार को उनके आगे झुकना पड़ा। स्टूडेंट्स हैं, उनको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लोकतांत्रिक देश है, सबको अपने विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। सब अखिलेश जी का काम बढ़िया है, जन जागरण का काम करा है, लोगों में जाने का काम करा है, लोगों के मुद्दे उठाने का काम करा है। उनका जो पीडीए का जो फार्मूला है वो पूरी तरह से सफल होता हुआ नजर आ रहा है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को क्या लगता है, क्योंकि वही धीरेन्द्र शास्त्री बयान भी दे रहे हैं कि जो प्लॉट खाली है जिसपे सिंदूर। हाँ जी, हाँ जी। तो यही तो मैं जनता से अपील करता हूँ, भाई ऐसे ढोंगियों से सावधान रहिए। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, अपने घर में आग लगी हुई उसे नहीं देखना, लेकिन दूसरे घर में दिखा रहे जा रहा है कि बार बार देखो देखो तुम्हारे घर में आग लग रही है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रंजीता और आप देख रहे हैं RL TV इंडिया। तो मेरे पास हैं शर्मा जी। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार साहब, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। अभी प्रयागराज में जैसे यूपीएस और आरओ और एआरओ के एस्पिरेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ जी, जिस प्रकार से सरकार उनको जो है परेशान करने का काम करती है, कोई भी उनकी मांग होती है तो उसको अच्छे से और पहले और जल्दी से सुना नहीं जाता है, जब तक वो 4-5 दिन हंगामा या फिर प्रोटेस्ट ना कर ले तब तक, और फिर उसको जो आतंकवादी या फिर एंटी या फिर इस प्रकार से घोषित किया जाता है। क्या ये सही करती है? हाँ बिल्कुल सही बात कही है ये, लेकिन अब ये अच्छा बात हुई है कि करीब 1-1.5 घंटे पहले भी खबर आई है कि वो उनकी मांगे मान ली गई हैं। 2 दिन में और 4 पालियों में जो एग्जाम होने वाला था, अब वो 1 पाली में और एक ही दिन एग्जाम होगा। और बहुत अच्छी बात है, स्टूडेंट्स का संघर्ष जो है रंग लेके आया। उन स्टूडेंट्स में मुझे बहुत फख्र है, बहुत गर्व है कि उन्होंने अपने हक की बात उठाई, उन्होंने फर्जी धर्मांता में ना आके अपने हित की बात उठाई। उन्हें पता है कि आगे चल के कैरियर बनेगा, तभी हमारे बच्चों, हमारी शादियां होंगी, बाल बच्चे होंगे, हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। जिसके लिए उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे का सही नारे का उपयोग उन्होंने करा है कि अगर हम बट जाते तो ये हमारी सरकार हमारा काट जाती, लेकिन वो बटे नहीं, प्रोटेस्ट पे बैठे रहे, विरोध करते रहे, तो आज सरकार को उनके आगे झुकना पड़ा। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी है इस चीज की। लेकिन जिस प्रकार से मैं मानता हूं कि वापस तो ले लिया गया, हम मानते हैं हमको सांत्वना मिल गई, लेकिन जो 4 दिन हमने मेहनत करी, ठीक है, 4 दिन जो मेहनत करी, और 24 तारीख का एग्जाम भी है, 26 का एग्जाम है, और एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन 4 दिन जो बच्चों ने उधर बिगाड़े अपने, और कई बच्चों पर जो FIR भी हुई। FIR जिस प्रकार से दृष्टि IAS का फाड़ा गया पोस्टर, और देखिए दृष्टि IAS ने जो अपनी सफाई दे दी। क्या लगता है आपको, ऐसा किया जाना चाहिए था उनके साथ? नहीं, स्टूडेंट्स हैं, उनको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लोकतांत्रिक देश है, सबको अपने विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, सबको अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। अगर कोई लोकतंत्र में अपनी आवाज नहीं उठा सकता तो फिर हम इसे लोकतंत्र नहीं कह सकते, हम इसे तानाशाही कहें। और बच्चों के ऊपर FIR करना सबसे गलत बात है। हालांकि इस मामले का इजाफा उन्होंने योगी जी ने काफी पहले कह दिया था, ढंग से बैठ जाओ वरना तुम्हारा कैरियर खराब कर दिया जाएगा। तो इसी चीज से उनकी मानसिकता का पता चलता है। कावड़ यात्रियों के ऊपर तो वो आराम से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करते हैं, लेकिन जब स्टूडेंट्स अपने हक की बात उठाते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज करा जाता है। तो ये स्टूडेंट्स ने कम से कम पिछले चुनावों में भी, लोकसभा चुनावों में भी दिखाया। जो 50 लाख स्टूडेंट्स से, जब आपको याद होगा कांस्टेबल की परीक्षा निरस्त हुई थी, उससे पहले भी बार बार प्रशासन इसी बात को कह रहा था कि नहीं हमारी कोई गलती नहीं, कांस्टेबल परीक्षा लीक नहीं हुई, हम इसे वापस नहीं लेंगे। लेकिन जब लगातार प्रोटेस्ट हुए और बच्चों ने नारा लगाया, बहुत हुआ जय श्री राम, अब के बार री एग्जाम, तो सरकार को घुटने टेकने पड़े, और उसके बाद जाके वो दोबारा से अगस्त में एग्जाम हुआ है। अब उसका रिजल्ट कब आता है कब नहीं आता वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 50 लाख स्टूडेंट्स ने जो आवाज़ उठाई थी, उनके घर में अगर 3-3 वोट और होंगे तो 2 करोड़ वोट के सीधा 2 करोड़ वोट बेस जो है वो इनका खत्म हुआ, जिसकी वजह से इनको सीधे 33 सीटों पर सिमट। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बच्चों को बार बार एस्पिरेंट्स को जाके वहाँ प्रोटेस्ट करना पड़ता है। आरओ एआरओ के आज पहली बार नहीं कर रहे हैं, फरवरी में कर चुके हैं। पहले भी इनका एग्जाम कैंसिल हुआ था, पहले भी जिसके लिए कहा गया था हमने आरओ एआरओ की भर्ती कर ली है, लेकिन इससे पहले भी इनका एग्जाम कैंसिल हो चुका है। पिछले 7-7.5 साल के शासन में यूपी में 9 से 11 के करीब एग्जाम जो है कैंसिल हो चुके हैं। बार बार उनकी बात करी जाती है कि उससे पहले आपको याद होगा एक बार लेखपाल की भर्ती का भी बड़ा मसला उठा था। हमने लेखपाल की भर्ती कर दी और एक बच्चे ने आके अपनी वीडियो दिखानी शुरू कर दी थी, मैंने लेखपाल की परीक्षा दी, मैं पास हो गया और मैं लेखपाल बन गया हूँ। और उसके बाद जब उसे ढूंढा वाला गया तो पता चला कि वो नेपाल में मौज मना रहा था, क्योंकि लेखपाल की तो कोई भर्ती हुई नहीं थी। झूठे सच्चे वीडियो बना के डाला जाता है, जनता को गुमराह करा जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स अपने हक की बात समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि धार्मिक अंधता में हमें कुछ नहीं मिलने वाला, कैरियर हमारा तभी बनेगा जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे नौकरी करेंगे। तो ये बात मुझे उनके स्टूडेंट्स की मैं अप्रिशिएट करता हूँ। क्या उत्तर प्रदेश में स्टूडेंट्स को सीरियस नहीं लिया जाता है? बिल्कुल नहीं लिया जाता। वो इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि ये स्टूडेंट्स होते हैं, यही बच्चे जब होते हैं, जब इन्हें एक धार्मिक नारा देके इनको भड़काने में लगा दिया जाता है, तो उसके बाद ये लोग खुश हो जाते हैं। और उसके बाद देखते हैं जब वो सरकार देखती है कि इन्हें तो एक नारा दे दो और ये हमारे पीछे चल पड़ेंगे, तो इनके लिए हमें नौकरी देने की जरूरत क्या है, इनके लिए हमें अच्छी सुविधाएं देने की जरूरत क्या है। स्पेशल पूरा 200 किलोमीटर का रास्ता जो है कावड़ यात्रा के लिए खाली कर दिया जाता है, लेकिन जब बच्चे पेपर देने जा रहे होते हैं तो उनके लिए कोई वो तैयारी करी जाती, उनके लिए कोई स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था नहीं करी जाती, बसें नहीं चलाई जाती, उनके लिए शेल्टर होम नहीं बनाए जाते। जबकि कावड़ यात्रा अगर आप देखो तो 200 किलोमीटर के हर आधे किलोमीटर पे, हर 1.25 किलोमीटर पे, 1 किलोमीटर पे जो है कावड़ यात्रा के शिविर लगे होते हैं, खाने पीने ठहरने की सारी सुविधाएं होती हैं। तो सरकार जब ये देखती है कि इनका तो काम ऐसे ही चल रहा है बहुत, अब वो जब आप पीछे योगी जी का भाषण भी सुना होगा आपने मार्च में,
आपको कावड़ चाहिए या कर्फ्यू, तो लोगों ने आवाज़ लगाई हमें कावड़ चाहिए। बिल्कुल। तो हमने आवाज़ उठाई थी कि हमें ना कावड़ चाहिए, ना हमें कर्फ्यू चाहिए, हमें रोजी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। सीधी सी बात है। जी। तो ये चीज़ अगर स्टूडेंट समझ लेते हैं तो ये सरकार अपने आप घुटनों पे आती जिस है। प्रकार से आरओ और एआरओ को मार्च में जो परेशान किया गया, जी। फरवरी मार्च में परेशान किया गया था, उन्होंने लगातार 4-5 दिन प्रोटेस्ट किया था जी। और डंडी और यहाँ पर जो उनके लाठीचार्ज किया गया और जेल में भी उनको बंद किया गया था। जी। लेकिन क्या उसका परिणाम लोकसभा चुनाव में देखने को मिला बिल्कुल मिला और उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मैंने कहा ना, मैंने इसी बात का उदाहरण दिया था, क्योंकि मैंने आपके अलावा और भी काफ़ी सारे चैनल हैं जिन पे वीडियोस पे मैंने सबसे बात करी थी। मैंने सारे स्टूडेंट से आह्वान करा था जी। कि भाई अपने कैरियर पे ध्यान दो। ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। जब आपका अच्छा खासा कैरियर बन जाएगा, आप अपने माँ बाप का संबल बन जाओगे, आप आने वाले भविष्य की नींव रख सकोगे, तभी आपका प्रभु तो आपसे तभी खुश होंगे। बेतुकी बातें लगा के, बेतुके नारे लगा के किसी को गालियाँ बक के आपके प्रभु आपसे खुश होंगे नहीं होंगे। तो इस चीज़ का शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो मुझे लगता है कि असर पड़ा मेरे कहने सुनने का, या उनको जैसे भी प्रभु ने सद्बुद्धि दी और उन्होंने इस चीज़ का प्रोटेस्ट करा, जिसके लिए उनके हक में फैसला गया। आज जो उनके हक में फैसला गया है 4 दिन या 5 दिन, लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई है। बहुत अच्छा लगता है। जी, उत्तर प्रदेश में जो बच्चों को परेशान किया जा रहा है, उनसे आप लास्ट क्या कहना चाहोगे? उनको क्या डिसीजन लेना चाहिए वोटिंग के टाइम पर, इलेक्शन के टाइम पर? डटे रहो। वोटिंग के टाइम पे सीधी सी बात है, सरकार अगर आपकी नहीं सुनती तो सरकार को आप बिल्कुल मत चुनो। सरकार को डर सिर्फ एक ही बात का होता है, अपनी कुर्सी जाने कि आपको छठ के आसपास जो है अक्सर जो है यूपी में और आने वाले जो दिल्ली में काम करने वाले लोग होते हैं, छठ पे अपने घरों पे जाते हैं और वो बम्पर वोटिंग करते हैं। सारे के सारे परेशान हैं क्योंकि उन्हें यूपी में रोजगार नहीं मिल रहा। बिल्कुल। दिल्ली आते हैं, दिल्ली से रोजगार करने के चक्कर में रहते हैं। अब अगर वो वापस आ चुके होंगे और दिल्ली में अपना रोजगार करने आ जाएंगे तो वो वहाँ पे वोट नहीं डाल पाएंगे। उन्हें जानते थे कि ये विरोध में वोट जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए उन्होंने डेट आगे बढ़ा दी। क्या है, चुनाव आयोग को पहले नहीं दिख रहा था जब वो कैलेंडर उसके सामने रखा था कि छठ भी पड़ेगी, बीच में दिवाली भी पड़ेगी और उसके बाद तमाम त्यौहार पड़ेंगे, लेकिन नहीं। उस वक्त उन्होंने बना के तैयार कर दिया। उन्हें लग रहा था कि हमारा नारा काम कर जाएगा, बटेंगे तो कटेंगे काम कर जाएगा, हरियाणा की जीत जो है वो काम कर जाएगी, तो यूपी में 9 सीटों पे जो उपचुनाव है वो भी हम जीत जाएंगे। लेकिन जब उन्हें दिखा, ग्राउंड रिपोर्ट मिली कि हम तो हारना ही वाले अब भी, चाहे कुछ भी कर ले, तो उन्होंने सोचा कि चलो एक हफ्ते अब इसको डेट को आगे बढ़ा देते हैं तो शायद अब भी ये जीत जाए। तो मुझे नहीं लगता कि अब भी कोई उम्मीद है 9 में से 1 या 2 सीट के अलावा इनके पास कुछ हाथ में आता है। हरियाणा में जो बीजेपी जीती है हारते जिस प्रकार से संशय लगाया जा रहा था कि हार रही है बीजेपी, कांग्रेस जीत रही थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिस वजह से बीजेपी दोबारा से आई? वहाँ तो देखिए हरियाणा में तो टोटल तंत्र की जीत हुई है। नायब सिंह सैनी साहब का एक ही दिन पहले बयान आता है, मैंने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं, हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं, हमारी सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। तो बस उसके बाद ही अगले दिन पता चलता है, बैलेट बॉक्स खुलते हैं तो 72 सीटों पे कांग्रेस आगे होती है, ईवीएम खुलती है तो उसमें लगातार बीजेपी बढ़त ले जाती है। 19 सीटों पे ईवीएम 99% चार्ज मिलती हैं, जिसमें इस बार कांग्रेसी हमारे जो है गच्चा खा गए। इन्हें ईवीएम पे स्ट्रांग रूम पे लगातार नजर रखनी चाहिए थी। ईवीएम का खेला वहाँ पे 100% हुआ ही हुआ है। 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश में चुनाव है और काफी जो ट्रेंडिंग में रहने वाला चुनाव है। जी। पूरे देश भर का चुनाव सबसे बड़ा चुनाव होता है और उसमें आपको क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन बाजी लगाएगा? बिल्कुल। आपको उत्तर प्रदेश की हवा बदल रही है। हाँ, किस प्रकार से लगता है आपको? अभी अखिलेश जी कैसा काम कर रहा है? अखिलेश जी का काम बढ़िया है, जन जागरण का काम करा है, लोगों में जाने का काम करा है, लोगों के मुद्दे उठाने का काम करा है। उनका जो पीडीए का जो फार्मूला है वो पूरी तरह से सफल होता हुआ नजर आ रहा है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इन्हीं तीनों कम्युनिटी की सबसे ज्यादा अवहेलना करी जाती है, इन्हीं तीनों कम्युनिटी को लेकर वो ऊपर चल रहे हैं। उनका फार्मूला कामयाब होने ही वाला है और हो के रहेगा। क्या लोकसभा चुनाव में हमने इसकी झलक देखी ली है। बीजेपी जिस प्रकार से उनको कहती है कि जिस प्रकार से आपका फायदा उठा रहे हैं ये इंडिया गठबंधन वाले बहुजनों से, तो क्या ये बीजेपी अपनी तरफ इनको वोट में लाना चाहती है, लेकिन क्या ये आ सकते हैं? अच्छा, बीजेपी फायदा है काशीराम, जोर से बोलो जय श्री राम। फिर तो वो क्या इज्जत कर रहे हैं दलितों की, और ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या दलित उनके साथ जाएगा, वोट जाएगा? नहीं जाएगा। जिस प्रकार से काशीराम का नाम लिया जाता है जी, क्या ये बीजेपी में जाएंगे? इनके वोटर्स हैं तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया ना कि जैसे इनके धर्मगुरु हैं, जो इन्होंने जो बात करी है धर्माचार्य ने, और सारे धर्माचार्यों ने इकट्ठे, दलितों की आप हालत देख लीजिए क्या है। दलितों, खड़गे साहब दलित हैं, उनके ऊपर लगातार किस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। दलितों के इनके सिर के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है, दलितों पे घोड़ी चढ़ने पे उन्हें गोली मार दी जाती है, हर जगह दलितों की बेइज्जती करी जाती है, दलित टोले में आग लगा दी जाती है, और बीजेपी कुछ नहीं बोलती है। आपको बिहार का प्रकरण याद ही है, 85 लोगों के घर जला दिए गए थे, महादलित लोग थे, और बीजेपी की सपोर्ट से वहाँ सरकार चल रही है, तो क्या बीजेपी इनको इज्जत दे पाएगी? और अब ये लोग भी जानते हैं कि बीजेपी में हमें इज्जत नहीं मिलने वाली। जिस प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री ठेका लेते नजर आते हैं पूरे हिंदुओं का, कि पूरे हिंदुओं का ठेका मेरे पास है, आपको क्या लगता है? क्योंकि वही धीरेन्द्र शास्त्री बयान भी दे रहे हैं कि जो प्लॉट खाली है जिस पे सिंदूर। हाँ जी। तो यही तो मैं जनता से अपील करता हूँ, भाई ऐसे ढोंगियों से सावधान रहिए। वो महिलाओं के लिए कितनी उनकी सोच है, कितनी बढ़िया सोच है कि ये अगर वो शादी नहीं हुई तो खाली प्लॉट है, अगर शादी हो गई तो रजिस्टर्ड प्लॉट है। किस तरह की उनकी महिलाओं की सोच होती है। उसी तरह ये बाबा रामदेव का सहारा लेते हैं, जिसने भी एक बार कहा था कि महिलाएं अगर अच्छे वस्त्रों में तो सुंदर लगती है, और अगर वस्त्र ना पहने तो और ज्यादा सुंदर लगती है। ऐसे ऐसे लोगों को ये लोग साथ लेके चलने वाले। रही बात धीरेन्द्र शास्त्री की, नंबर 1 फ्रॉड आदमी है, साफ कहता हूँ, बिल्कुल नंबर 1 फ्रॉड आदमी है। उस फ्रॉड के झांसे में जनता से अपील करता हूँ, ना आए, दूर रहे हैं ऐसे लोगों से जिनका अपने घर का कुछ नहीं पता होता। दुनिया भर की वो पर्ची निकालते, अपने भाई की पर्ची निकाल नहीं पाए, जो कि गिरफ्तार हुआ SC/ST एक्ट में गिरफ्तार हुआ था, उसकी पर्ची वो निकाल नहीं पाए।
लेकिन हिंदू मुस्लिम का जो कार्ड खेलते हैं वो, लेकिन उनकी बहन तो वो खुद ही अपने आप मुंह से बोलते हैं कि मुस्लिमों में है। हाँ तो फिर वही तो चीज़ है ना। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, अपने घर में आग लगी हुई उसे नहीं देखना, लेकिन दूसरे घर में दिखा रहे जा रहा है कि बार बार देखो देखो तुम्हारे घर में आग लग रही है, तुम्हारे घर में दिया जल रहा है, इससे आग लग जाएगी। पहले अपना घर तो संभाल लो, अपना घर तो संभाल लो, तब जाके ये बात करो ना। लेकिन आज की डेट में हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं, हिंदू मुस्लिम 24 घंटे सुबह शाम हिंदू मुस्लिम चलता रहता है। तो जनता को इन सब चीज़ों से बाहर निकल के देश की तरक्की में योगदान देना पड़ेगा, और इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। जिस प्रकार से दुबई में जाके ये ऐसे ही वहाँ पर चापलूसी करते हैं मुसलमानों की, बिल्कुल बिल्कुल वहाँ करेंगे। वहाँ इन्हें पता है ना कि वहाँ इनका एक दिन में इनको सीधा कर दिया जाएगा, वहाँ इनकी बात नहीं चलने वाली। यहीं हमारे कुछ जो है बेवकूफ़ लोग हैं जो इनके सपोर्ट करते हैं, एक से एक धर्मांध पड़े हुए। भी आपने थोड़े दिन पहले देखा ना, वो बाकी बिहारी की वहाँ की एक वीडियो चल रही थी, उसमें वो एसी का पानी जो है वो निकल रहा है और लोग कपड़े लेके उसे पीते हुए जा रहे हैं। और जब उन्हें बताया गया भाई ये तो एसी का पानी है, तो वो झेपते हुए चले गए। उन्हें लगा कि नहीं ये तो ये चरणामृत आ रहा है, चरणों का पानी आ रहा है। तो ऐसे ऐसे जब लोग होंगे, ऐसी मेंटेलिटी के लोग होंगे, तो कहाँ से देश में जागरूकता आएगी। लेकिन कोशिश हमारी फिर भी रहेगी जागरूकता लाने की, ऐसे लोगों को दूर से दूर कर रखने की। लेकिन देश भर में जिस प्रकार से अंधभक्तों की जो संख्या बढ़ चुकी थी, लेकिन अब क्या माहौल है? घट गई है, अब घट गई है, घट रही है और घटती जाएगी। तोड़े गए थे 700 मकानों में रहने वाले, इससे पहले मोदी योगी करते थे। जब उनके मकान टूटे तो उन्हें होश आया, अरे भाई ये सरकार तो किसी की भी सगी नहीं है। उन्होंने जाके फिर उसके बाद कहा कि हमारे साथ गलत हुआ है। इसी तरह बाकी लोगों को धीरे धीरे अकल आ रही है, जब वो देख रहे हैं कि हमारे साथ किस तरह का व्यवहार करा जा रहा है। अब टॉपिक के लौट के आते हैं, नॉर्मलाइजेशन करके गवर्नमेंट किस प्रकार से घोटाला करना चाहती है। देखिए नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला है वो किसी भी तरह से कामयाब नहीं माना जाता। इसमें क्या होता है कि पहली शिफ्ट में अगर आसान प्रश्न आ गए और दूसरी शिफ्ट में जो है थोड़े से कठिन प्रश्न आ गए, तो अगर आसान प्रश्न वालों के 80 नंबर हैं और कठिन वालों के 60 हैं, तो उनको 80 और 60 को मिला के जो टोटल करके उनका एवरेज निकाली जाएगा 8 और 14 160, तो 70 कर दिया जाएगा। जिसने 80 करे उसके 70 कर दिए जाएंगे, जिसके 60 आए उसे 70 कर दिए जाएंगे, तो हाँ बराबर कर दिया जाएगा नॉर्मलाइजेशन में। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब आप चीज़ें पूछ रहे हो और आप एक ही नौकरी में जब रख रहे हो सबको, तो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला नहीं लागू करना चाहिए। जब आपकी हैसियत है तो आप एग्जाम करवाइए, आप सारे सेंटर करिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। नॉर्मलाइजेशन फार्मूले के जो अच्छे बच्चे होते हैं, जिन्होंने सब कुछ पढ़ा होता है, उनको नुकसान हो जाता है, और जो कम पढ़े लिखे होते हैं उनको घाटा होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश को डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश माना जाता है बीजेपी के द्वारा। लेकिन वहाँ पे अगर बात करें सेंटर्स की, आयोग ने अपने मुंह से ये कहा था कि 75 जिलों में 41 जिलों में हमारे पास सेंटर है, बाकी 34 में नहीं है। क्या बोलना चाहोगे? डबल इंजन की सरकार है ना। अब इसी बात से पता चल जाता है कि डबल इंजन की सरकार में किस तरह से पोल खुल रही है। एक तरफ कहा जाता है डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, और एक तरफ आपके पास सेंटर तक भी नहीं मौजूद है। तो फिर इंजन की सरकार किस तरह से आपको माने? लेकिन ये देश को जिस प्रकार से विश्वगुरु मानते हैं, क्या विश्वगुरु बन गया है? जी नहीं। देखिए विश्वगुरु मानना अपने आप में सोचना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन विश्वगुरु बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। दबदबा होना चाहिए। विश्वगुरु वाली बात अगर हम करे जाए तो हम बन सकते हैं, हमारे को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसके लिए नीति होनी चाहिए, निर्धारक तत्व होने चाहिए, तब जाके हम विश्वगुरु बन सकते हैं। अभी आज की डेट में वो तो कथित विश्वगुरु उनको कहा जाता है। और कथित विश्वगुरु किस पे कहा जाता है? अपने मुंह से बढ़ाई करते हैं। अपने मुंह से बढ़ाई करते हैं। सिर्फ जिस देश में जाते हैं वहाँ पे 150 लोग अपने वहाँ पे हिंदू इकट्ठे कर लिए, अपने वहाँ पे एनआरआई इकट्ठे कर लिए, उन्होंने मोदी जी कर दिया, और उन्हें कहा जाता है अरे देखो मोदी जी के नारे लग रहे हैं। एक मॉर्निंग कंसल्ट नाम की संस्था है, वो हर बार 3 महीने में एक बार एक सर्वे जारी कर देती है, जिसमें 5000 लोगों के ऊपर वो सर्वे करा जाता है। उसमें बार बार मोदी जी की 70%, 72%, 78%, 74% रेटिंग दिखा दी जाती है, और कहा जाता है कि जी मोदी जी तो विश्वगुरु हैं। लेकिन जो डॉलर विश्वगुरु का डॉलर जो चरम पे जा रहा है, उसके बारे में क्या कहोगे आप? जी डॉलर की जो कीमत है वो चरम पे जा रही है और रुपया गिर रहा है। तो रुपया तो उसी देश का गिरता है ना जिस देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती है। तो बस फिर मैं तो एक ही बात बोलूंगा जो प्रधानमंत्री ने खुद बोली थी, इस प्रधानमंत्री की साख गिरती है तो अगर रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम विश्वगुरु हैं इनके राज में या हम क्या। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। मिलते हैं आपसे।